नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी कैबिनेट में एक नया मंत्री बनाए गए अमित शाह सहकारिता मंत्री, और इसके बनते ही आपको बताएं शरद पवार बौखला गए। अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दी तो शरद पवार ने बयान दिया कि ये राज्य का मामला है, सहकारिता जो मंत्रालय है केंद्र का, इसकी राज्य में कोई दखलंदाजी नहीं चलेगी। और जब मैं मंत्री था उस समय भी ऐसे बयान आए थे, ऐसा भी प्रस्ताव आया था, लेकिन ये राज्य का मामला है और केंद्र इसमें दखल नहीं कर सकता, और कानून का हवाला देने लगे। सवाल उठता है कि शरद पवार को प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई केंद्र सरकार ने अलग से मंत्रालय बनाया है और उस मंत्रालय के तहत वो देश के किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की दशा को सुधारना चाहते हैं, लोगों को सस्ती दर पर जो सहकारी समितियां हैं, आपको पता है कि उस सहकारी समिति में आम जनों के सहयोग से वो समितियां चलती हैं, यानी वो लघु बैंक कहलाते हैं, गांव के बैंक कहलाते हैं। लोग उससे जुड़ते हैं, मिनिमम 10 लोग जुड़ गए, गांव के लोगों ने समिति बनाई और समिति एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया, अपना बैंक, अपना काम, अपना लोन, अपना ब्याज, ये सारा कुछ जो है उसका लाभ भी आम लोगों को मिलता है। लेकिन कई जगह देखने में ये आया कि ये जो सहकारी समिति हैं, जिले स्तर पर खासतौर पर जो समितियां हैं, उनके पास करोड़ों रुपए का फंड होता है और उस फंड का वो दुरुपयोग करते हैं, और दुरुपयोग करके वो बाकायदा अपने आप तो अमीर बन जाते हैं, लेकिन जो लोगों ने उनमें पैसा डाला होता है उनको कभी कभी घाटा दिखाकर, कभी कुछ दिखाकर उनको ठीक से लाभ नहीं देते, और जो लाभ एक किसान को, गरीब को, मजदूर को मिलना चाहिए वो उन तक नहीं पहुंचता। अब जैसा कि महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि जो एनसीपी है, शरद पवार जिसके मुखिया हैं, उनकी काफी दखलंदाजी जिला सहकारी बैंकों के अंदर है, और इन्होंने तिगड़म भिड़ाकर ज्यादातर चेयरमैन अपने बनाए हुए हैं। आप जानते हैं जब ये समितियों के चुनाव होते हैं, यहां खास तौर पर कोई ज्यादा उन समितियों के चुनाव में ध्यान नहीं देता। सहकारी बैंक है, जिला बैंक है, उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन आप अगर जांच करेंगे तो आप ये पाएंगे कि महाराष्ट्र के अंदर सहकारी बैंक हैं, जो ये सहकारी समितियां हैं जो तहसील स्तर पर बनी हैं या ब्लॉक स्तर पर भी कहीं काम कर रही हैं, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा कब्जा अगर किसी ने किया हुआ है तो वह एनसीपी ने किया हुआ है। और किस तरह के घपले घोटाले समिति के जरिए होते हैं, यूं तो ये बनाए गए थे किसानों की दशा सुधारने के लिए। गुजरात के अंदर मैं आपको उदाहरण दूं, गुजरात में अमित शाह को ये पितामह कहा जाता है समितियों का, और इसीलिए अमित शाह को यह मंत्रालय दिया गया है क्योंकि उनके पास एक बहुत अच्छा अनुभव है ये सहकारी समितियों में काम करने का। जब ये गुजरात में थे, आपको बताएं, सबसे पहले 36 साल की उम्र में ये सहकारी बैंक के चेयरमैन बने थे, और आपको बताएं उस समय जो गुजरात की जो समिति है वहां 20 करोड़ रुपए घाटे में चल रही थी, अहमदाबाद की समिति, जिसको इन्होंने केवल मात्र एक साल में 6.6 करोड़ के फायदे में पहुंचा दिया। एक समिति जो 20 करोड़ के घाटे में चल रही थी, अमित शाह उसके चेयरमैन बनते हैं, और एक साल के अंदर 36 साल की कम उम्र, उसको युवा ही कहेंगे, और वहां उसको एक साल में 20 करोड़ की रिकवरी प्लस 6 करोड़ का और उसमें इजाफा, मुनाफा, ये जो कारनामा करके दिखाया, इसके बाद पूरे गुजरात के अंदर अमित शाह का मॉडल लागू किया गया, यानी अमित शाह ने उसको लागू किया। अब जो जैसे जैसे लागू होता चला गया, उसके बाद गुजरात की समितियां तरक्की करती चली गई। आज 26 लाख से अधिक किसान समितियों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जिसमें अमूल खास तौर पे है। तो अब जब एक राज्य में एक व्यक्ति के दम पर सारी समितियां लाभ में चल रही हों, वहां महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में जो जिला सहकारी समिति हैं या जो ग्रामीण समितियां हैं, वो घाटे में कैसे चल रही हैं? तो कैसे चल रही हैं आपको बताते हैं, एक उदाहरण देता हूं। अजीत पवार ने महाराष्ट्र के अंदर एक कंपनी बनाई 2010 में, जरांदेश्वर SSK। अब ये जो कंपनी है ये बनाई, और इस कंपनी को बनाकर उन्होंने शुगर मिल को चलाया, लेकिन थोड़े ही दिन बाद क्या कर दिया, 2019 में ये जो है
कंपनी को घाटा दिखा दिया 9 साल बाद, और उस घाटे को दिखाकर फिर इन्होंने क्या किया, उस कंपनी को चलाने के लिए उसकी नीलामी करी, लीज पे दी गई किसी दूसरी कंपनी को, और वो जो नीलामी करी गई, ईडी ने उसकी जांच की है, ये पाया कि वो नीलामी जो सरकारी प्रक्रिया होती है कि पहले अखबार में निकालना है, फिर उसके टेंडर निकालने हैं, फिर लोगों को इनवाइट करना है, और एक से अधिक लोग जब होंगे तभी उसकी नीलामी होती है, ये कोई नियम फॉलो नहीं किया गया। एक बड़ी कंपनी है, उस कंपनी को आप चीनी मिल को घाटे में दिखाकर नीलाम कर रहे हो, उसको बंद करना है एक तरह से, कोई दूसरा आदमी खरीदेगा, जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं हुआ, और उसके बाद पालन नहीं हुआ तो नीलाम किया गया, और कीमत जितनी रखनी चाहिए थी, जो उसकी मशीनरी थी, जो जमीन थी, उसकी जो कीमत की आकलन किया जाता है उससे बहुत ज्यादा कम रेट पर उस कंपनी को नीलाम करके उसको बेच दिया गया। और चलाने के लिए वो जो कंपनी है वो कौन सी थी, गुरु कमोडिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसको बेच दिया। अब मजे की बात यह है, ये जो गुरु कम्युनिटी प्राइवेट लिमिटेड है ये फ्रॉड कंपनी है, मतलब अस्तित्व में नहीं है, फर्जी है। और ये जो कंपनी है किसकी है, एक कंपनी किसी ने रजिस्टर कराई, वो भी अजीत पवार के ही रिश्तेदार थे। जिस बैंक से घाटे के लिए ये लोन लिया गया था कंपनी चलाने के लिए, उसका चेयरमैन अजीत पवार थे, यानी चेयरमैन भी खुद बैंक के, कंपनी के मालिक भी खुद ही। एक बैंक का मैं चेयरमैन हूं और मैं ही जो है दूसरी कंपनी चलाने के लिए अपने बैंक से लोन दे रहा हूं, और लोन दिया गया, वो कंपनी घाटे में आ गई, और जिसने घाटे में उबारने के लिए पैसा दिया वो अजीत पवार की पत्नी है, पत्नी का संबंध है। और आपको बताएं इस तरह से जो सुनेत्र, इनकी सुनेत्र पत्नी का नाम है, वो जुड़ती दिखाई दे रही है। और जब ईडी ने ये सारा जांच की तो ये पाया कि ये सारा का सारा घोटाला, जो सतारा नाम में कंपनी थी ये, उसको जो ये बेचने का काम, खरीदने का काम किया गया केवल लोगों को और सरकार को धोखा देने के लिए। और ये पूरा घोटाला 25,000 करोड़ रुपए का था, जिसकी जांच ईडी कर रही है। और अब ईडी ने जब जांच की और ये पाया कि खरीद फरोख्त में भारी घपला हुआ, अजीत पवार ही जिला सहकारी समिति के चेयरमैन थे, अपने ही कंपनी को, चीनी मिल को इन्होंने लोन दिया, और ये 25,000 करोड़ रुपए का लोन देकर उसको फिर घाटे में दिखा दिया, और घाटे में दिखाकर रिश्तेदार को ही बेच दी। यानी मेरी कंपनी मेरे ही पास, अजीत पवार की कंपनी घाटे में जाने के बाद बंद दिखाने का कारण क्या है, जिन लोगों की देनदारी है, जिन लोगों को पेमेंट देनी थी, बैंक को पैसे लौटाने थे, वो नहीं देने, कह दो साहब मेरा कंपनी तो घाटी में चली गई, कंपनी बंद पड़ी है, मैंने तो उसको लीज पर दे दिया, उसको तो मैंने बेच दिया, नीलाम कर दिया, और नीलाम करके भी जो पैसे आए उससे और दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली। यानी बैंक को नहीं दिए, क्योंकि चेयरमैन खुद ही है अजीत पवार, तो कौन नोटिस देगा, कौन सरकारी कार्रवाई करेगा, चेयरमैन करता है। यानी पैसा खा लिया गया पब्लिक का, और उससे कोई और दूसरा धंधा कर दिया। अब जब ईडी ने जांच की तो 67 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की है, यानी वो जो कंपनी है और उसके इक्विपमेंट हैं वो सारे के सारे ईडी ने जब्त किए हैं। ये एक उदाहरण मैंने दिया कि किस तरह से खुद ही चेयरमैन बने, खुद ही जो है लोन दिया, कंपनी को घाटे में दिखाया, किसी रिश्तेदार को कहा कि तुम खरीद लो, उसने खरीद ली, और खुद ही पैसे दे रहे हैं। मतलब इस तरह के घपले घोटाले महाराष्ट्र के अंदर बड़े पैमाने पे किए गए, जिसमें अरबों खरबों रुपए का घोटाला है। अब जबकि शरद पवार का भी नाम इसमें जुड़ रहा है और ईडी जांच कर रही है, तो शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे सब क्या कह रहे हैं, अरे ये तो केंद्र सरकार के दबाव में ये काम कर रहे हैं और ये हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। मतलब जब नेताओं के ऊपर कोई बात आ जाए तो कह दो साहब ये बदले की भावना से हो रहा है। आप घपले घोटाले करो तो कुछ भी करते रहो, ऐसा नहीं होगा। अब जब ये मंत्रालय नया बना है और मंत्रालय बनकर इसके जो मंत्री हैं वो इस समय बने हैं अमित शाह, तो अमित शाह को एक एक नस का पता है कि ये जो जिला सहकारी समिति होती हैं और जो ग्रामीण बैंक होते हैं इनमें घोटाले किस तरह से किए जाते हैं। जैसा कि जो अहमदाबाद के अंदर उन्होंने जो कंपनी जब सहकारी जिला सहकारी बैंक ज्वाइन किया था अमित शाह ने, 20 करोड़ के घाटे में था। कैसे था? लोन बांट दिया, ले वापस रहे नहीं है। लोन बांट दिया, जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने ही उस पैसे को निकाल के अपने इस्तेमाल किया हुआ है, कोई पूछने वाला है नहीं।
तो अमित शाह ने सबसे पहले कानूनी प्रक्रिया करके वो लोगों से पैसा रिकवर किया। जिन लोगों ने भी लोन लिया है उनको कोर्ट के जरिए नोटिस दिए गए और उनको टाइम दिया गया ब्याज समेत उनसे पैसे वसूले। जिन लोगों ने भी उस पैसे को निकालकर किसी अन्य मद में खर्च किया उन सबको जेल भेजा गया। उनको जेल के जरिए ये पैसे की रिकवरी बाकायदा की गई, जिसके कारण वो फायदे में आ गई। और यही अब सारे देश में करने की जरूरत है। जितनी जिला सहकारी समितियां हैं, जितने ग्रामीण बैंक हैं, अब मोदी सरकार ने जो ये अलग मंत्रालय बनाया है, इसमें आपको बता दें, इन शरद पवार की, अजीत पवार की और उद्धव ठाकरे जो ये बेचैन है, इनकी एक प्रॉब्लम है। और इन्हीं की नहीं, केरल के अंदर भी बड़ी संख्या में इस तरह की जिला सहकारी समिति है जिसमें कम्युनिस्टों का कब्जा है। इसी तरह पूरे भारत में ये जहां जहां जिला समितियां हैं उसमें अपने अपने हिसाब से लोगों ने अपने अपने लोगों को फिट किया हुआ है। सबकी जांच होगी। और केंद्र सरकार, आपको बताएं, बैद्यनाथ कमेटी थी एक, ये बैद्यनाथ कमेटी ने एक अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कि ये जो जिला समितियां हैं, ये जो ग्रामीण बैंक हैं, ये किसानों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और इनके घपले घोटाले को कोई चेक नहीं करता है। इसलिए इनको बैंकों की तरह इनको रिजर्व बैंक के अंडर में लाया जाए, नियम कायदे कानून रिजर्व बैंक के लागू किए जाएं, ताकि जो घपला घोटाला करे उसको सख्त कानून के तहत जेल हो सके या उसकी संपत्ति भी जब्त करके पैसे का जो रिकवरी है वो पैसे की रिकवरी हो सके। तो केंद्र सरकार वैद्यनाथ कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। और जब ये कमेटी की रिपोर्ट लागू हो गई तो अजीत पवार जैसे, शरद पवार जैसे लोग जेल में जाएंगे और जिन लोगों ने घोपला घोटाला करके अपनी संपत्तियां अर्जित कर ली है वो सारी संपत्तियां भी जब्त की जा सकेगी, ऐसा माना जा रहा है। यही बौखलाहट शरद पवार की है जिसके लिए इधर उधर की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह मोटा भाई ऐसे पक्के हैं कि अगर एक बार ठान लिया तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनते और ऐसे घपले घोटालेबाज सब जल्द ही जेल में होंगे। वंदे मातरम।